नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से मैदान में उतर चुका है। जहां बीजेपी अभी तक जश्न मना रही है 3 राज्यों का, वहीं जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली है, उस हार के बाद अब कांग्रेस से बहुत ज्यादा सतर्क होती हुई दिखाई दे रही है और लगातार बैठकें कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। जो उनके खाली पद हैं उनको भरा जा रहा है। इस बीच में बड़ी खबर मैं सीधे आपको बता देती हूं कि अब कुछ घंटों में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। यानी कि 28 राजनीतिक दल, उनकी बैठक होने वाली है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। ये इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक है और चौथी बैठक मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इससे पहले पटना में भी, बंगलुरु में भी और साथ ही साथ मुंबई में भी हुई, और अब चौथी जो बैठक है वो देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। या फिर मैं मेंशन करूं यहां पर कि कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे हर विपक्षी दल को फोन खटका रहे हैं, यानी कि एकजुट होने के लिए बोल रहे हैं, और तमाम राजनीतिक दल जो विपक्षी विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो भी पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। तो कुछ घंटों में 28 राजनीतिक दलों की बड़ी बैठक होने वाली है, जिस पर नजरें केवल जनता की ही नहीं है, भाजपा की भी है। भाजपा जानना चाहती है कि इस बैठक से क्या बड़ा फैसला निकलने वाला है। टकटकी लगाए बैठे हैं भाजपा के भी नेता। ये मैं दावे के साथ क्यों कह रही हूं, क्योंकि लगातार केंद्रीय मंत्री हो या फिर और तमाम दिग्गज नेता वो कटाक्ष करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। गिरिराज सिंह का भी बयान निकल करके सामने आया है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक कुछ घंटों में होने वाली है, तो कहीं ना कहीं खलबली भाजपा में पूरी तरीके से तेज है। उसको समझने के लिए मेरे साथ हैं गुजरात से, या फिर मैं मेंशन करूं अहमदाबाद से, सागर शाह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। पहली चीज, जिस तरीके से आप तमाम विपक्षी दलों की बड़ी तैयारी दिख रही है, 28 राजनीतिक दल ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उसमें शामिल होंगे और 50 से ज्यादा बड़े और दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। बीजेपी भी टकटकी लगा करके देख रही है। इन तमाम चीजों को कैसे देखें कि क्या कांग्रेस को अब पूरी तरीके से ये समझ में आ चुका है कि चुनाव के समय नहीं, चुनाव से पहले चुनाव के लिए उतरना पड़ेगा? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, तैयारी तो ऑलरेडी हो चुकी थी जब पहली इंडिया गठबंधन की बैठक वहां पर बिहार में, मतलब पटना में हुई थी। ठीक है जी, आप मुझे बताइए कि ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ये जो मोदी की सरकार है, उनका जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, वो लोग कहते थे कि ये गठबंधन बनते ही टूट जाएगा, ये गठबंधन बनते ही टूट जाएगा। लेकिन ये चौथी बैठक होने जा रही है। हाँ, चौथी बैठक होने जा रही है। कितनी? चौथी। और ये गठबंधन निष्क्रिय नहीं हुआ था क्योंकि चुनाव थे, बीच में चुनाव थे, और इस चुनाव के अंदर जिस स्टेट्स में चुनाव थे वो सारे स्टेट्स के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थी। इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं उसका कोई ज्यादा इतना मतलब उसमें इंपॉर्टेंस नहीं था। तो ये 1-1.5 महीना पिछला जो निष्क्रियता रही इंडिया गठबंधन की, ऐसा जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई निष्क्रिय नहीं था, लेकिन जब चुनाव थे तो चुनाव जीतने के लिए, प्रचार के लिए वक्त देना पड़ता है। तो जहां जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आमने सामने थी, जैसे कि मैं बात करूं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी दो ही पार्टी, मतलब वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी थी और कांग्रेस, तो सारे स्टेट्स के अंदर दो ही पार्टियों के बीच में घमासान युद्ध था। तो अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की निष्क्रियता कैसे हो गई? यहां पर पहले चुनाव लड़ना पड़ता है ना। जो चीज सामने आती है, जो चीज आपके सामने आता है, जो चीज आपके सामने है, उसको पहले फाइट करना पड़ेगा। तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव थे उसके अंदर 1-1.5 महीना कांग्रेस का प्रचार में, जीतने में और चुनावों के लिए निकल गया। ठीक है, लेकिन उसके पहले मुंबई में ही तीसरी बैठक हो चुकी थी। आप सोचिए, इस चुनाव के पहले मुंबई में ही तीसरी बैठक हो चुकी थी। तो लगातार इंडिया गठबंधन की तो ये है
जी नहीं नहीं, एक मिनट मुझे पूरा जी कर लीजिए कि 28 बड़ी बड़ी जो पार्टियां थी उसका जो गठबंधन है वो बिहार से लेकर पटना से लेकर आज दिल्ली में हो रहा है, तो इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत आई नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी, ऊपर से ये 4-5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें इंडिया कांग्रेस ने जो ट्रांसपेरेंसी से जो चुनाव लड़ा, जिंदा दिली से जो चुनाव लड़ा, और राहुल गांधी ने अकेले ने एक कांग्रेस की अपनी जो ताकत दिखाई, आप देखिए कि वोट शेयर 40% का 40% ही रहा है, और 10 लाख वोट्स अगर कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं तो कांग्रेस तो मजबूत हुई है इन 5 राज्यों में, बिना एजेंसीज के, बिना प्रधानमंत्री। हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो इस देश में हमारे कांग्रेस के लिए प्रचार करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो खुद के प्रधानमंत्री चुनाव में गए थे, केंद्रीय मंत्री चुनाव में गए थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव में गए थे, वहां पे जो मुख्यमंत्री के चेहरों को साइडलाइन कर दिया था, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया, फिर भी कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ, 40% वोट शेयर रहा है, 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। तो ये जो चौथी बैठक हो रही है, चौथी इंडिया गठबंधन की, जिसमें कांग्रेस का इंपॉर्टेंस बड़ा है, राहुल गांधी का इंपॉर्टेंस बड़ा है, इसीलिए मैं नहीं, कांग्रेस नहीं, लेकिन 2024 में सिर्फ और सिर्फ हम, यानी कि 28 बड़ी बड़ी पार्टियां इंडिया गठबंधन लड़ेंगी और जीतेंगी। चलिए, यही तो कुछ ऐसा कांग्रेस ने मिलता जुलता कहा है कि अब मैं से नहीं हम से बात बनेगी। उसी को जोड़ते हुए मैं, एक सवाल है मेरा, या फिर मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं आपके लिए काफी सकारात्मक पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहा है। विपक्षी दल की बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हर बार रही है कि आम आदमी पार्टी संतुष्ट होती हुई कांग्रेस से दिखाई नहीं पड़ती है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उसके बाद होती हैं तो वो अलग दिखाई पड़ते हैं, पर यहाँ पर राघव चड्ढा की मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और काफी यंग नेता है, तो उन्होंने ये कहा है कि जब उनसे सवाल तमाम प्लेटफॉर्म्स पर पूछे जा रहे हैं पत्रकारों के द्वारा, तो वो इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि आप ये भी देखिए कि कांग्रेस की हार नहीं, 10 लाख ज्यादा वोट उनको भाजपा से मिली है उन राज्यों में। अब ये जो आपको सकारात्मक पॉइंट आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं, क्या ये दर्शा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जो कहीं ना कहीं आपसे या आपसी मतभेद मनभेद थे और दिख भी रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं सुलझ चुके हैं? क्या कड़ी ये ऐसी लगाई है कि भैया आम आदमी पार्टी भी वही कुछ बोलती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, हिमाचल प्रदेश की जीत के बाद, कर्नाटक की जीत के बाद, इस 5 राज्यों में जबरदस्त तरीके से बिना एजेंसीज के सपोर्ट के, बिना किसी बहुत सारे मतलब जो चुनाव में जो फंड लगता है, वो लोग सोच रहे थे कि हमारे पास फंड भी नहीं है, फिर भी ट्रांसपेरेंसी के साथ राहुल गांधी ने जो चुनाव लड़े और एक क्षेत्रीय पार्टी को हराकर तेलंगाना में जब हमने जीत पाई, और साउथ के सारे स्टेट से जब भारतीय जनता पार्टी को हमने निकाल दिया, उनको पूरा वहां पे नेस्त नाबूद कर दिया, तो जो छोटे मतलब जो दूसरे लोग थे 28 पार्टियों में, जैसे कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कुछ कहा था, फिर अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा था, तो इन, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया है, ये देखने के बाद आज इन लोगों को समझ में आ गया है कि अगर भारत में कोई अखिल भारतीय पार्टी 1947 से लेकर आज तक भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। पैन इंडिया पार्टी कांग्रेस थी, है और रहेगी। ये लोग जो 10 साल में कहते थे कि मैं आऊंगा 2 साल में सबको जेल में डाल दूंगा, सारे हाई कमांड को जेल में डाल दूंगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर है, मैं उनको भी अंदर डाल दूंगा और कांग्रेस को मैं नेस्त नाबूद कर दूंगा। तो कांग्रेस में जो थोड़ी भी मतलब गड़बड़ी हुई थी, या कांग्रेस के ऊपर से जो विश्वास लोगों का थोड़ा भी डगमगा गया था, तो ये 5 चुनावों के बाद 1947 में जो इमेज थी कांग्रेस की, आज राहुल गांधी ने उस इमेज को बरकरार कर दिया है। तो जितने भी 28 पार्टी के लोग थोड़े थोड़े राहुल गांधी से इतराते थे, वो भी आज राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके आसपास खड़े हैं, उनके आगे खड़े हैं और उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और कहते हैं कि अब हम लड़ेंगे 2024 में। तो ये तो अच्छा हुआ, ये इन 5 राज्यों के चुनाव का जो रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट से राहुल गांधी की जो इमेज बनी है, तो जो राहुल गांधी के सामने बोलते थे
आवाज अच्छा, करते इसको थे आप 28 पार्टी में सकारात्मक से देख भी। रहे हैं, सकारात्मक देख रहे हैं हाँ इसको भी बिल्कुल। आप। और ये 28 पार्टियों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर भारत में नेशनल लेवल पे अगर हमारा कोई नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। जो थोड़ी बहुत खटास थी वो भी अब मिट चुकी है। तो मैं तो कहता हूं कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें राहुल गांधी ने अपना जो शक्ति प्रदर्शन किया उसका ये फायदा हुआ है। चलिए, इस बीच में एक सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर के काफी चर्चाएं हो गई। थोड़ा सा कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, क्या कर रही है कांग्रेस, उस पर भी आते हैं। जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। बड़े चेहरे जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, ऐसे बड़े चेहरों को साइड में किया जा रहा है। केवल कमलनाथ ही नहीं, दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उस पद के लिए नहीं सोचा गया। जीतू पटवारी और साथ में और तमाम यूथ, क्या कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि आगे यूथ को रखे और पीछे तमाम बड़े दिग्गज नेता स्ट्रेटेजी मेकिंग की भूमिका में रहे? जी देखिए, कांग्रेस में कभी कोई ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं कि युवाओं को काम नहीं मिल रहा या युवाओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा और सिर्फ दिग्गज यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड पुराने नेता है उनको ही आगे किया जा रहा है। मैं आपको 2017 की बात बताता हूं। 2017 में गुजरात में इलेक्शन हुए थे, ठीक है। जी तब वहां पर हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर, राहुल गांधी खुद वहां पे प्रचार में मौजूद थे। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का गढ़ था। तब 2017 में भी इन 3 युवा नेताओं ने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टक्कर दी थी। और आप देखिए 2017 का रिजल्ट देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का जो रिजल्ट था, जो सीटें उनको मिली थी और कांग्रेस को मिली थी, उसके बीच में सिर्फ 10 सीट्स का फासला था। कितना? सिर्फ 10 सीट्स का फासला था। सरकार बनते बनते रह गई थी। तो ऐसा नहीं है। पर अगले आप 5 देखिए साल का भी तो देखिए ना आप, उससे कितना पीछे आप नहीं चले नहीं गए हैं। लोकसभा चुनाव तो उन्हीं पर ही नहीं निर्भर नहीं है कि आप नहीं नहीं जमीन पे आप कितने देखिए, मजबूत है। नहीं नहीं आप देखिए देखिए, यहाँ कर्नाटक में आपको भी मानना पड़ेगा कि भाजपा की तैयारी पन्ना प्रमुख तक है। आपकी तैयारी कहां तक है, सवाल ये है बड़ा। पन्ना प्रमुख की वैल्यू क्या है? पन्ना प्रमुख क्या? भारतीय जनता पार्टी में तो केंद्रीय मंत्रियों की भी वैल्यू नहीं है, मुख्यमंत्री की भी वैल्यू नहीं है। आप मुझे बताइए पन्ना प्रमुख को क्या करना है? वहां पे रमन सिंह को हटा दिया साइड में, यहाँ पे हटा दिया शिवराज सिंह को। 64 साल के नेता अगर बुजुर्ग हो जाते हैं तो 73 साल के प्रधानमंत्री बुजुर्ग नहीं है। 64 साल के नेता शिवराज सिंह, जिन्होंने 18 साल राज किया, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा गढ़ बनाया, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। वसुंधरा राजे जैसी दिग्गज नेता को साइडलाइन कर दिया जाता है। तो आप सोचिए, पन्ना प्रमुख की बात करिए, पन्ना प्रमुख की तैयारी। अरे जिनकी पार्टी में बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को साइडलाइन कर दिया गया है, उनको नेस्त नाबूद कर दिया है। खुद जो आए थे कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने, लेकिन खुद की पार्टी को नेस्त नाबूद कर रहे हैं। सारे बड़े दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करके उन्होंने ये तैयारियां की है। आज जब पपेट मुख्यमंत्रियों को वहां पे बिठा दिया है तो पूरे देश में देश देख रहा है कि जीतने के बाद भी उनकी इज्जत घट रही है और हारने के बाद भी कांग्रेस की इज्जत आसमान पे जा रही है। उनको आप ऐसे बोल रहे हैं तो वो कितना उचित है, मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ आपसे। एक मिनट, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं ना, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं। लेकिन भाजपा की सरकार में तो इन लोगों ने साइड में कर दिया है। इनकी पूरी उनका पूरा जो करियर है वो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। इन्हें बता दिया कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। आप देखिए सागर जी, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है इस बीच में कि क्या पता आप इस फैक्टर से देख रहे हैं, क्या पता बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही हो अपने कार्यकर्ताओं को कि देखिए भैया, हम एक अदने से कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, चाहे वो पहली बार विधायकी का चुनाव जीता हो। ये भी चीजें हो सकती है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि वसुंधरा राजे और तमाम चेहरों में खटपट चल रही थी, तो एक ऐसा चेहरा बीच में लाया गया कि भैया ना आप इनको बनाया जाएगा और ये आपका सम्मान भी करेंगे, सीनियरिटी को देखेंगे भी, और साथ ही साथ जी बताएं क्या कहना चाहते हैं? आप मुझे बताइए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं कर्नाटक का। कर्नाटक में दोनों मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री जो चेहरे थे येदियुरप्पा और मुंबई, उन दोनों को हटाकर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और जय बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की जय करवाया गया था। जब हार मिली, वो कहते हैं कि मैं इनको हटाकर मेरे चेहरे पे लड़ा। तो अभी
विपक्ष का नेता येदियुरप्पा के बेटे को क्यों बनाया गया? अगर वो बड़ा दाव खेलने वाले थे तो जिनको हटाकर खुद के चेहरे पे चुनाव लड़ा और जब हार गए तो कर्नाटक में फिर से उसी येदियुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष बनाया गया है, ये आपको पता होगा, है ना? तो क्यों वहां पर वो दाव नहीं चला जो आप मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं? वहां पर वो दाव नहीं चला जो आप राजस्थान में सोच रहे हैं? और ये तो आपकी अटकलें है ना, आप पत्रकार के तौर पर पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी का कोई प्लान मान लेती हूँ, चलिए मैं मान लेती हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा में कलह है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसे चेहरे को उतारा, ये मैं मान लेती हूँ, पर उसका फायदा भी तो भाजपा को ही मिलता हुआ दिख रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश है, हर बड़े से बड़ा दिग्गज नेता ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि देखिए कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी का भी नंबर आ सकता है। यानी कि भाजपा में ये भूमिका बनाई जा रही है कि भाई किसी का भी कभी भी नंबर आ सकता है, कोई भी किसी भी बड़े पद पर जा सकता है काबिलियत के हिसाब से। अब क्या जवाब देना चाहते हैं आप? नहीं, ये तो मतलब वन मैन शो हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इज कंप्लीटली वन मैन शो। अगर इस चेहरे से चुनाव जीता गया है 3 बेल्ट के अंदर, तो फिर तेलंगाना में क्यों नहीं जीता गया? कर्नाटक में क्यों नहीं जीता गया? क्यों साउथ से ये पूरी पार्टी नाबूद हो गई? क्यों बंगाल में ममता बनर्जी को नहीं हरा पाई? क्यों पंजाब में नहीं हरा पाई? क्यों दिल्ली में 2 बार हार गए ये लोग? अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा चलता है, नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर ये है कि किसी को भी हटाया जा सकता है, किसी को भी बिठाया जा सकता है, किसी को भी चांस दिया जा सकता है, तो आप मुझे बताइए कि हर स्टेट में चेहरा तो नरेंद्र मोदी का होता है और जहां जहां हार मिलती है वहां फिर नड्डा जी का चेहरा दिखाया जाता है। तो जहां जहां हार मिलती है उनके जो अध्यक्ष है नड्डा जी, उनका चेहरा दिखाया जाता है, और जहां जहां जीत मिलती है वहां पर मोदी जी का चेहरा दिखाया जाता है। और साउथ के बड़े बड़े 4 स्टेट्स, बंगाल, पंजाब, बिहार, कहां कहां पर उनको हार मिली है, कहां कहां पर उनके गठबंधन टूट गए, डीएमके गया, एआईडीएमके गया। अब देखिए कि जहां जहां उनको हार मिलती है उसकी कहीं पर चर्चा नहीं हो रही है, और जहां पर हार हो रही तो वहां मोदी जी का चेहरा नहीं चल रहा है, वहां मोदी जी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, वहां पे मोदी जी का मतलब वहां पे नड्डा जी को बिठाया जाता है, और जहां जीत मिलती है बोलते हैं कि मोदी जी का चेहरा चल गया, मोदी जी का चेहरा चल गया। कहां पर मोदी जी का चेहरा चलता है? चलिए, अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी एक बहुत बड़े चेहरे के साथ है, वहीं विपक्ष भी एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ है। दोनों आमने सामने हैं। दोनों की स्थिति को आप क्या देख रहे हैं? और बीच में एक पेच जो फंसा हुआ है, हिंदुत्व का बहुत बड़ा कार्ड, वो कहीं ना कहीं इस रुख में ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है, बीजेपी के रुख में। कैसे इसको भुना पाएंगे आप? कैसे अपनी तरफ कर पाएंगे? ऐसी कौन सी वो स्ट्रेटेजी होगी जो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ सकती है? देखिए, मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूं डिटेल में। बिल्कुल। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। सेक्युलर पार्टी मतलब सर्वधर्म समान, ठीक है? तो सर्वधर्म समान में अगर सारे धर्म आ जाते हैं तो क्या हिंदू धर्म नहीं आता है? अगर सर्वधर्म समान में, सेक्युलरिज्म में सारे धर्मों को सम्मान दिया जाता है तो क्या उसमें हिंदू धर्म नहीं आएगा? तो कांग्रेस के पास तो 1947 से हिंदुइज्म है, उसे हिंदुइज्म को ज्यादा बढ़ाने की चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हिंदुइज्म के साथ सिर्फ यही पार्टी आई है, लेकिन आज ये पार्टी के लोग मस्जिद में जा रहे हैं, है ना? फिर आप देखिए अलग अलग तबके के लोगों को मिल रहे हैं, तो इनको सबको एक करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। ये लोग दलितों को, आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। पहले कहते थे कि मैं ओबीसी हूं, अब कहते हैं कि सिर्फ गरीबी एक जाति है इस देश के अंदर। तो ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू है, हिंदू सम्राट है, दलित है, ओबीसी है, ये कौन सी पार्टी है? पहले तो कहती थी कि हिंदुइज्म, जय श्री राम, फिर गाय के ऊपर पूरा मतलब ये कर दिया, हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला दी पूरे भारत में। लेकिन आज कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जब राहुल गांधी के ऊपर केस हुआ था तब बोलते थे कि मैं ओबीसी हूं, ओबीसी का अपमान किया, सारी कास्ट का अपमान किया। अब बोलते हैं कि भारत में सिर्फ एक ही जाति है, वो है गरीब, फिर महिला, फिर युवा, फिर किसान। और उस किसानों को तो जब 3 बिल लाए थे तब 700 किसान मर गए, तब तक तो वो कुछ बोले नहीं, फिर बाद में माफी मांगी 1 साल के बाद। तो ये आदमी जो है, ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, वो किस जाति में एक्चुअली मानते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। इनका जो हिंदुत्व है, क्या लगता है कि ये देखिए बीजेपी किस तरीके से राजनीति करनी है वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है भैया। जनता को मुझे एक बात बतानी थी, अगर 2 मिनट दे तो
मुझे 2 मिनट दे। बिल्कुल। आप देखिए गुजरात के अंदर हाल ही में 2 संप्रदाय है जो दोनों हिंदू के संप्रदाय है। एक है स्वामीनारायण का संप्रदाय, स्वामीनारायण का, और एक हिंदू जो नॉर्मल हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, राम भगवान को अपना आराध्य देव मानते हैं वो। तो स्वामीनारायण संप्रदाय के लोगों ने श्री हनुमान जी को उनके भगवान स्वामीनारायण भगवान का दास बताया। तो गुजरात में हंगामा हो गया। पहले हिंदू मुस्लिम हो रहा था, हिंदू क्रिश्चियन हो रहा था, हिंदू दलित हो रहा था, अब हिंदू हिंदू भी गुजरात में लड़ने लगे थे। और अभी देखिए कि जब मध्य प्रदेश में उनके पपेट मुख्यमंत्री का जब स्वागत हो रहा है, मतलब उनका जो राज्य, मतलब उनको जो कर रहे हैं कि वेलकम कर रहे हैं, तो उसमें श्री हनुमान जी को क्रेन पे लटकवा कर एक ऐसे मुख्यमंत्री का स्वागत करवा रहे हैं जिनके वीडियो वायरल हुए गाली बोलते हुए, दादागिरी करते हुए, धमकी देते हुए। एक आम आदमी का स्वागत हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम के दूत से ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, एक आम आदमी का स्वागत। जबकि गुजरात में तो स्वामीनारायण भगवान का दास बताया गया था, मतलब एक भगवान का दास दूसरे भगवान को दिखाया गया था, फिर भी इतना हंगामा हुआ। लेकिन आज इस देश में, मध्य प्रदेश में, एक ऐसे मुख्यमंत्री आम आदमी का स्वागत जब भगवान आराध्य देव राम के दूत हनुमान जी से करवा रहा है, तब पूरे देश के हिंदुत्व कहां है, पूरा देश का हिंदुइज्म कहां है, पूरे देश के हिंदू लोग क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं तमाशा। तो ये हिंदू की आड़ में हिंदू का कितना अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवताओं का कितना अपमान कर रहे हैं, हमारे आराध्य देव राम का कितना अपमान कर रहे हैं, भगवान श्री हनुमान जी का कितना अपमान कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। तो हिंदुत्व की जरूरत किसको है? भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन वो कौन सा हिंदुत्व है? हिंदुत्ववादी वाला हिंदुत्व, रियल हिंदुत्व नहीं है। ये राम के दूत का अपमान करवाते हैं पूरे देश के अंदर, पूरे देश के सामने। और कांग्रेस को इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही सर्वधर्म समभाव में मानती है। तो हिंदुत्व तो कांग्रेस का पहले से ही हिस्सा है। चलिए, 28 दलों की ये जो बैठक है, लगता है कि सफल हो जाएगी ममता बनर्जी से, साथ साथ अरविंद केजरीवाल से, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, आरएलडी हो, नीतीश कुमार हो, जिनका औहदा या फिर मैं ये कहूं कार्यकाल और उनकी कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऐसे पद पर आते हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल से मुकाबला कर सकते हैं, कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका में वो बिहार में रहे हैं। ऐसे तमाम नेता सीट शेयरिंग को लेकर के लगता है कि पूरी बात बन जाएगी कल तक, और पूरी तरीके से अब 10 दिन के अंदर बड़ी तैयारी में पूरा विपक्ष उतरने वाला है। बिल्कुल, आप देखिए हमारे कांग्रेस का जो स्थापना दिवस है उसका भी सेलिब्रेशन हो रहा है मध्य प्रदेश में, जी है ना। 28 दिसंबर को बहुत बड़ी वहां पे रैली हो रही है, तो एक शक्ति प्रदर्शन वो भी होगा। और ये चौथी मीटिंग भी हो रही है इंडिया गठबंधन नागपुर में। जी, तो इंडिया गठबंधन, हाँ, तो इंडिया गठबंधन तो दिन भर दिन मजबूत होता जा रहा है। और ये सारी जीत, भारत जोड़ो यात्रा, फिर तेलंगाना की जीत, वोट शेयर, 10 लाख ज्यादा वोट, कर्नाटक की जीत, साउथ में से भारतीय जनता पार्टी का नेस्त नाबूद होना, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नेस्त नाबूद होना, और बड़ी बड़ी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। तो ये सारी जो चीजें हो रही है पब्लिक के सामने, देश के सामने, ईवीएम का लफड़ा भी बाहर आया, ईवीएम का विरोध भी डटकर हो रहा है पूरे देश के अंदर। तो ये अच्छा, मैं इस बीच में एक चीज जानूं, मैं जानना चाहती हूँ आपसे, आपने बहुत सभी सवालों का जवाब भी दिया है, पर मेरे अंदर एक क्यूरियस क्वेश्चन ये आ रहा है कि साउथ की भूमिका और साथ ही साथ जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनकी भूमिका को पूरा विपक्ष कैसे देखता है, कि कहाँ की ज्यादा जरूरत है, या फिर मैं तुले मुले तरीके से बात करूं कि आकलन आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में आपको किस क्षेत्र से ज्यादा फायदा होने वाला है, और आपको क्यों लग रहा है कि जीत आपकी होने वाली है? 2-3 टर्म जो आप बता सकते हैं जनता को। बिल्कुल, देखो हमने जिस स्टेट के बारे में बोला और जहां की मैंने बात की उसकी तो मैंने बात कर ली। अब हिंदी स्टेट्स के अंदर भी मैं बात करूं तो हिंदी स्टेट्स में भी अगर ग्राउंड जीरो पे जाए, आपने खुद कवरेज किया है मध्य प्रदेश में, आपने खुद कवरेज किया है गुजरात में, आप लोगों ने खुद खूब मेहनत की है सारे स्टेट्स में जहां जहां पर चुनाव था। ग्राउंड जीरो पर यही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में हार रही है। और आप देखिए, मैं आपको एक बहुत अहम मुद्दा बताना चाहता हूं कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव करवाए, चुनाव की डेट से लेकर परिणाम की डेट में कितना फासला रहा है, कितना फासला रहा। आप देखिए कि लगभग चुनाव हुआ 10 से 11 दिन। जी जी जी, मध्य प्रदेश की बात कर नहीं,
नहीं, कहीं कहीं तो 1 महीने का, 25 दिन का, 26 दिन हाँ, का हाँ, बिल्कुल गैप बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो देखिए कि तेलंगाना पहले जैसे बड़े, चरण में और दूसरे चरण में हुए। हाँ, जी आप देखिए कि तेलंगाना जैसे बड़े स्टेट में अगर 30 तारीख को चुनाव होता है और 3 दिन के अंदर अगर रिजल्ट आ जाता है और उसमें कांग्रेस को जीत मिलती है, तो भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां पर गढ़ है, जैसे कि गुजरात, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी 18 साल उनकी सरकार रही है, तो वहां पर उन्होंने चुनाव में बहुत बड़ा डाउट पड़े, ऐसा पब्लिक को डाउट पड़े, देश को डाउट पड़े, ऐसा काम किया है। चुनाव हो गए काफी टाइम पहले और चुनाव का परिणाम आया काफी दिनों के बाद। तो इस बीच के अंदर जो कुछ हो सकता है उसके ऊपर पब्लिक आवाज उठा रही है, ईवीएम को लेकर आवाज उठा रही है, डाउट कर रही है, तो पब्लिक का डाउट भी भारतीय जनता पार्टी पर जाता है, कांग्रेस पर नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में जिन जहां जहां पर हमने जीत पाई है, उसके बाद हिंदी बेल्ट के अंदर भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चलिए, क्या उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर साझा किया है, बड़े सटीक तरीके से एक एक सवाल का संजीदगी से जवाब दिया है, जनता तक पहुंचाया है। क्या विपक्ष कर पाएगा, ये भी देखना होगा कि भैया बातों में तो बहुत दम है, ये ग्राउंड पर क्या हालात रहते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे विपक्ष को अब एक होना पड़ेगा। अगर लोकसभा चुनाव में वोट कटवा के तौर पर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी उनको नुकसान देती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों में वो प्रभावित रहेगी और बहुत ज्यादा रहेगी। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।